SEER Foundation for the Blind. You're watching one paper MCQ service exam preparation class from the platform of SEER Foundation for the Blind. अस्सलाम वालेकुम भाई, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जियोग्राफी। आज हम जियोग्राफी, नेचुरल डिज़ास्टर्स और इंशाल्लाह अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग के बारे में भी आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जियोग्राफी क्या होती है? जियोग्राफी वो इल्म है जो ज़मीन, उसकी सतह और नेचुरल फिनोमिना जो होता है, मज़ाहिर फितरत जिनको कहते हैं, और इसके अलावा ज़मीन पे रहने वाली जो जितनी भी मखलूक़ात हैं, इंसानों और दूसरी भी जितनी मखलूक़ात हैं, इनके माहौल के साथ उनका जो रिलेशन होता है, इसका मुताला किया जाता है। इसमें ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों, समंदरों, पहाड़ों, दरियाओं, इसके अलावा मौसम, ज़मीन की शक्ल और इंसानी सरगर्मियों को समझने के लिए ये इल्म हमें हेल्प आउट करता है। इसमें एक और टर्म है जी आगे, जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या होती है? जियोलॉजी होती है ज़मीन की अंदरूनी हिस्से, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, उसकी फॉर्मेशन, इसके अलावा रॉक्स, मिनरल्स, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज और ज़मीन की जो कदीम साख्त है और उसकी हिस्ट्री जो है, उसका ये नॉलेज है। जियोलॉजी में बताती है कि ज़मीन किस तरह बनी, पहाड़, वादियाँ कैसे वजूद में आए और ज़मीन के अंदर जो इनर इसकी कोर है उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। उसके बाद एक और टर्म है जी, मेट्रोलॉजी। METEOROLOGY, मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी वेदर के मतलब होती है। वो साइंस है जो मौसम, हवाओं, बारिश, टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर के जो मुज़ाहर होते हैं और उसके बारे में है ये। नेक्स्ट है क्लाइमेटोलॉजी। CLIMATOLOGY। ये क्लाइमेट से रिलेटेड है। ठीक है, हमारा जो मौसम है, इसके पैटर्न और उनमें जो चेंजेस हो रहे हैं, उनका मुताला किया जाता है कि इसमें डेकेड्स में कितना इसमें चेंज आया है, फिर एक सेंचुरी गुजरने के बाद इसमें कितना चेंज आया है। ये चीज़ें हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ज़मीन का स्ट्रक्चर और इसकी कंपोजिशन क्या है। ठीक है, तो हमारी ज़मीन जो है बुनियादी तौर पे 4 बड़े हिस्सों पे मुश्तमिल है। ठीक है, इसकी 4 हिस्से हैं, तो उनको देखते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले जी क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट जिसको बोलते हैं। ये ज़मीन की सबसे ऊपर वाली तह है। ठीक है, और इसकी जो मोटाई है वो 5 से लेके 70 किलोमीटर तक है। ठीक है, 5 से लेके 70 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है। दूसरी है मेंटल, ये से नीचे होती है, क्रस्ट से नीचे होती है और तकरीबन 2900 किलोमीटर ये मोटी होती है। ठीक है, मेंटल जो है 2900 किलोमीटर मोटी तय है। ठीक है, सेमी सॉलिड रॉक्स पे मुश्तमिल होती है। ठीक है, और यहाँ पे ही कन्वेक्शन करंट्स मौजूद होते हैं जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं उनको मूव करते हैं, जो बाद में अर्थक्वेक का भी बायस बनते हैं। आगे जाके इनके बारे में हम देखते हैं। उसके बाद है जी आउटर कोर। आउटर कोर जो है ये लिक्विड आयरन और निकल पर मुश्तमिल होती है, और ज़मीन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहीं से पैदा होता है। और उसके बाद इनर कोर है। इनर कोर जो है वो एक सॉलिड हिस्सा होता है। ठीक है, जहाँ पे फिर वो चीज़ें जो सॉलिड फॉर्म में मौजूद होती है, जैसे आयरन मौजूद होता है, निकल मौजूद होता है सॉलिड फॉर्म में, तो ये इनर कोर में मौजूद होता है। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं? ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो ज़मीन की क्रस्ट के कई बड़े और छोटे हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, जिनको प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, तो यही टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। ये किस तरह से मूव करती हैं? तो जो ज़मीन की तह होती है, जिसको हमने मेंटल, जो ज़मीन की तह होती है 2900 किलोमीटर वाली, इसमें जो कन्वेक्शन होते हैं वो इन प्लेट्स को हल्की रफ्तार से मूव करते हैं, और इसकी जो रफ्तार है, जो स्पीड है इसकी, वो सिर्फ फ्यू सेंटीमीटर्स पर ईयर के लिहाज से इनको मूव करते हैं, बहुत स्लो मूव करते हैं। ठीक है, तो ये इनकी मूवमेंट है। इसके नतीजे में फिर क्या होता है, अर्थक्वेक आ सकते हैं,
वोल्केनोज आ सकते हैं, ठीक है। और माउंटेन्स जो बनते हैं, पहाड़ बनते हैं, वो भी टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ही बनते हैं। उसके बाद एक और टर्म है जी, रॉक्स। रॉक्स, चट्टानें, ये क्या होती हैं? ये वो कुदरती मादे हैं जो मादनियात के मजमूए से बनते हैं। मिनरल्स आपस में जमा होते हैं तो रॉक्स बनती हैं, ठीक है। तो रॉक्स के हवाले से पेपर में पूछा जाता होता है। ये रॉक्स जो हैं ये 3 तरह की होती हैं। सबसे पहले है जी इग्नियस रॉक्स, IGNEOUS। इग्नियस रॉक्स ये लावा या मैग्मा जो होता है उसके ठंडा होने से बनती हैं। मिसाल के तौर पे ग्रेनाइट है, बसाल्ट है, ये इग्नियस रॉक्स की मिसालें हैं। दूसरे नंबर पे आती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, SEDIMENTARY। सेडिमेंट्री रॉक्स ये रेत, कीचड़ और ज़रात के दबाव, उसके बाद जो तय दर तय जमा होते हैं उनसे जो रॉक्स बनती हैं उनको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास सैंडस्टोन जो बन जाते हैं, ठीक है, रेत, कीचड़ और उनके ज़रात के दबाव से फिर आपस में जमा होते रहते हैं, तय दर तय तह बनाते हैं, जो सैंडस्टोन बन जाते हैं। लाइमस्टोन भी इसी की मिसाल है। तो वो आपसे एग्जांपल दे के पूछ सकते हो कि लाइमस्टोन जो है वो कौन सी रॉक है, ठीक है, तो आपको पता होगा वो सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। रेत, कीचड़ और ज़रात आपस में जब मिलकर तह बनाते हैं तो वो जो रॉक्स बनती हैं उनको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। उसके बाद आती है जी मेटामॉर्फिक रॉक्स, METAMORPHI। मेटामॉर्फिक रॉक्स पहले से मौजूद चट्टानें जो होती हैं इन पर हीट और प्रेशर का असर जब होता है उनसे जो रॉक्स बनती हैं उनको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास मार्बल है। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनके ऊपर जब अ, होता है हीट और प्रेशर बनता है तो उससे ये बनती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। मिसाल के तौर पर लाइमस्टोन हमारे पास मौजूद होता है, पहले से एक सेडिमेंट्री रॉक है। जब उसके ऊपर हीट और प्रेशर ज्यादा आता है तो उससे वो मार्बल में तब्दील हो जाता है, ठीक है। तो मार्बल जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक की एक एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद जी जियोग्राफी में हमारे पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है और ज़मीन की मूवमेंट है। तो इसके हवाले से हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है? तो लैटिट्यूड जिसको अर्थ बर्थ भी कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। तो हॉरिजॉन्टल हम समझ सकते हैं कि आप सीधे स्ट्रेट खड़े हों, आपने बाजू फैलाए हुए हों, तो एक हैंड से दूसरे हैंड तक जो आपका फासला है, डिस्टेंस है, ये जो लाइन बनती है इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, ठीक है। जो सीधी एक लाइन बनती है एक हाथ से दूसरे हाथ तक, ये हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। तो ये लैटिट्यूड जो है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो लैटिट्यूड को समझने के लिए जो ज़मीन है इसका स्ट्रक्चर में समझना पड़ेगा किस तरह की है। तो हमारी ज़मीन जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि इसकी जो शेप है वो ओब्लिट स्फेरिकल है। यानी कि आप समझ लें कि जिस तरह के एक एग होता है ना उसकी तरह की है, ठीक है। तो अगर एग को ज़मीन के ऊपर या टेबल के ऊपर रखा हुआ हो तो उसके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आप उसके दरमियान में एक लाइन खींच दें, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो वो जो लाइन है उसके बिल्कुल मिडिल में आपने खींची हुई है, वो 0 डिग्री है, ठीक है। एक इमेजिनरी सी लाइन आपने खींची होती है तो वो 0 डिग्री है, ठीक है। तो वो जो लाइन है 0 डिग्री के ऊपर उसको इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। इक्वेटर से आप नॉर्थ की जानब जाएं तो नॉर्थ आप इस तरह समझ सकते हैं कि आप मशरिक की जानब आप खड़े हैं, ठीक है। आपने दोनों बाजू फैलाए हुए हैं तो आपका जो लेफ्ट आर्म है वो नॉर्थ की जानब होगा, ठीक है। जो राइट है वो साउथ की जानब होगा। सामने आप ईस्ट में देख रहे हैं, ठीक है। आपकी बैक हेड जो है वो फिर वेस्ट की जानब होगी। इस तरह से हम ये जो इसको देख सकते हैं, ठीक है, लोकेशन को हम देख सकते हैं। तो इक्वेटर से आप नॉर्थ की जानब जाएं तो 23.5 डिग्री के ऊपर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन खींची हुई है, 23.5 डिग्री के ऊपर, ठीक है। तो उस लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और उसी जानब मजीद आगे बढ़ते जाए नॉर्थ की जानब तो 66.5 के ऊपर भी एक लाइन है, उसको आर्टिक लाइन या आर्टिक सर्कल कहते हैं। इसी तरह आप दोबारा इक्वेटर पे वापस आ जाएं तो इक्वेटर से अब हम साउथ की जानब जाएंगे, ठीक है।
तो साउथ की जानब जब जाएंगे तो 23.5 के नीचे साउथ की जानब जो लाइन खींची हुई है हॉरिजॉन्टल, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, CAPPRICON, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इसी तरह 66.5 साउथ की जानब आप जाए, वहां एक और हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको अंटार्कटिक सर्कल या अंटार्कटिक लाइन कहते हैं। ठीक है, तो इक्वेटर के नॉर्थ की जानब जो पोल होगा उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, उसके साउथ की जानब जो पोल होता है उसको साउथ पोल कहते हैं। ठीक है, तो जो लैटिट्यूड है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। ठीक है, इसमें जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है इसको इक्वेटर कहते हैं। ये लॉन्गेस्ट इमेजिनरी लाइन है जमीन के ऊपर। ठीक है, जो जमीन को दो बराबर स्फीयर्स में तकसीम करती है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान जो एरिया है, दरमियान में तो इक्वेटर है, इक्वेटर से 23.5 नॉर्थ की जानब और इक्वेटर से कोई 23 कंफर्म कीजिएगा सर, मेरे पास तो आपकी आवाज ब्रेक हुई है, पता नहीं है मेरे इंटरनेट का इशू था या कंफर्म करें काइंडली। ओके जी। बच्चों को बताया, अगर मेरी मेरी बात साफ आ रही है आपको, या आवाज ब्रेक हो सर रही अब है? मेरे पास भी ठीक आ रही है, थोड़ी सी ब्रेक हुई है पहले ब्रेक हुई है? ये। जी अभी थोड़ी सी ओके, हुई है बस। मिस मैं मारूफ थोड़ा क्या सा, है ना, बताइएगा। जी काइंडली कंफर्म कीजिएगा। जी मेरी आवाज आ रही है आपको या आवाज ब्रेक सर हुई है? आवाज आ रही है, थोड़ा सा पीछे से रिपीट करते हैं आप। ओके, मैं रिपीट करवा अब देता ठीक हूँ। है ठीक है, आवाज। ओके ठीक है। तो 0 डिग्री जो है लैटिट्यूड, ये इक्वेटर है हमारे पास, और जमीन के ऊपर ये लॉन्गेस्ट इमेजिनरी लाइन जो है वो इक्वेटर है। ठीक है, और ये जो इक्वेटर है जमीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, एक को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, दूसरा सदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो इसके बाद इक्वेटर से नॉर्थ की जानब 23.5 डिग्री के ऊपर जो लाइन है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, वहां से लेकर इक्वेटर के साउथ में जो लाइन है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, वहां तक का जो रीजन बनता है इसको टोरिड रीजन या टोरिड जोन कहते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन भी इसको कहते हैं। और जो सूरज है हमारा सन है, वो यहाँ पे ही मूव करता है टिल्टेड फॉर्म में। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, यहाँ तक वो मूव करता है। ठीक है, टिल्टेड फॉर्म में। तो इक्वेटर के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, ठीक है, वो उनकी आप देखेंगे तो उनकी फिजिक्स वो थोड़े से ब्लैक होते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है। उस वजह से जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर चले जाते हैं, टेम्परेचर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसलिए नॉर्थ पोल की तरफ, साउथ पोल की तरफ बर्फ जमी होती है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। तो अब और दूसरा आपने पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि अब मैप के ऊपर अगर आप 0 डिग्री इक्वेटर से 1 डिग्री आपने मूव किया है, तो आप कितना डिस्टेंस जो है वो आपने ट्रेवल किया है। ठीक है, तो 1 डिग्री जब आप मूव करते हैं तो आप 111.11 किलोमीटर, और आप इसको 112 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री जब आप मूव करते हैं तो आप 112 किलोमीटर आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं मैप के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट है जी हमारे पास लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जो है वो वर्टिकल लाइन है मैप के ऊपर। ठीक है, वर्टिकल लाइन आप समझ सकते हैं, आप सीधे खड़े हो तो आपके सर से लेकर जो पांव तक सीधी लाइन बनती है, ऊपर से लेकर नीचे तक, उस लाइन को वर्टिकल लाइन कहते हैं। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड से हम टाइम डिफरेंस जो है ये निकालते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ रीजन का जो टाइम डिफरेंस है हम वो लॉन्गिट्यूड की मदद से मालूम करते हैं। तो अच्छा, ये भी ऊपर से नीचे तक जो है एक दरमियान में बिल्कुल की वर्टिकल लाइन खींची हुई है, जो कि यूके का एक विलेज है ग्रीनविच। ठीक है, वहां से ये पास करती है, तो उसी वजह से इसको ग्रीनविच मेरिडियन लाइन बोलते हैं। ठीक है, जीएमटी लाइन जिसको कहते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन लाइन, MERIDIAN, जीएमटी लाइन। ठीक है, यूके के अंदर एक विलेज है ग्रीनविच के नाम से, वहां से ये पास करते हैं उसकी वजह से। ठीक है, तो ये भी जमीन को दो हिस्सों में तकसीम कर देती है, एक हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर होता है, दूसरा हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाता है। ठीक है, तो अच्छा, पिछले वाले पोर्शन में आपने याद रखना है जो टॉपिक ऑफ कैंसर है ना, उसके बिल्कुल साथ, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर पाकिस्तान लाई करता है। तो पेपर में वो पूछ लेता होता है कि पाकिस्तान कौन से टॉपिक के ऊपर है, तो टॉपिक ऑफ कैंसर के पास है पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा, तो
बिल्कुल ठीक है। तो हम टाइम डिफरेंस किस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यह है कि ज़मीन जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द जो रोटेट करती है, हमने कल पढ़ा था, वो अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स बनते हैं, ठीक है। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, तो वो 24 घंटे ही बनते हैं, ठीक है। तो इन घंटों को हम मिनट्स में तब्दील कर देते हैं, तो हमारे पास 1440 मिनट बनते हैं, 1440 मिनट्स, ठीक है। तो ज़मीन का टोटल जो एंगल है वो हमारे पास 360 है। तो अब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बनते हैं 4 मिनट्स। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1 डिग्री, जब आप 1 डिग्री मूव करते हैं साइड पे, तो 4 मिनट का जो है वो फ़र्क पड़ता है, ठीक है। 4 मिनट जो है इसका फ़र्क पड़ता है। तो ये जो वर्टिकल लाइन्स है वो हर 15 डिग्री के ऊपर खींची हुई हैं, ठीक है। ये भी उसने पेपर में पूछा हुआ है कि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो हर जो उनके दरमियान जो एंगल है, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड के दरमियान जो एंगल मैप के ऊपर खींचा हुआ है वो 15 डिग्री है, ठीक है। तो अगर आप 1 डिग्री मूव करेंगे तो 4 मिनट का फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप 5 डिग्री मूव करेंगे तो 20 मिनट का फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप 15 डिग्री मूव करते हैं तो 1 घंटे का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। 4 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 आएगा, 1 आवर, ठीक हो गया। तो इसी वजह से कहते हैं ना, वो फलां कंट्री है उसका टाइम हमसे इतना आगे इतना पीछे है, तो ये इसी वजह से यहीं से वो कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो हर 15 डिग्री के ऊपर 1 घंटे का फ़र्क पड़ता है, हर 30 डिग्री के ऊपर 2 घंटों का फ़र्क पड़ जाएगा, और हर उसके बाद 75 डिग्री के ऊपर जाके 5 आवर्स का फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पेपर में उसने क्वेश्चन एक दफ़ा पूछा हुआ था कि यूके जो है, ठीक है, वो तो बिल्कुल जीएमटी लाइन के ऊपर है ना, वो 0 डिग्री के ऊपर है, ठीक है। वहां से लेके पाकिस्तान का जो टाइम डिफरेंस है वो क्या है, तो हमें पता होना चाहिए पाकिस्तान कहाँ लाई करता है, ठीक है। तो पाकिस्तान तकरीबन 75 डिग्री के ऊपर लाई करता है, ठीक है। तो 75 डिग्री के ऊपर कितने घंटे का फर्क पड़ेगा, ठीक है, उसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 1 घंटे का कितना बनता है 15 डिग्री के ऊपर, ठीक है, और 75 के ऊपर कितना बनेगा 5 घंटे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि हमारा टाइम उनसे 5 घंटे आगे है, ठीक है। यूके से हमारा टाइम जो है 5 घंटे आगे है। इंडिया हमसे ज्यादा ईस्ट की जानब है, वहां भी तकरीबन आधे घंटे का फर्क है हमारे टाइम डिफरेंस में, ठीक है। तो इस तरह से हम टाइम डिफरेंस निकालते हैं लॉन्गिट्यूड की मदद से। तो जीएमटी लाइन जो है ये 1884 में ड्रा की गई थी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। जीएमटी लाइन 1884 में ड्रा की गई थी। उसके बाद मूवमेंट ऑफ अर्थ के बारे में हम देखते हैं, तो ये हम तफसील से कल के टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं इसको। तो हमने देखा था वो एक तो रोटेट करती है जमीन और दूसरी रिवॉल्व करती है, ठीक है। हमने तमाम प्लैनेट्स के बारे में देखा था, अर्थ के बारे में भी देखा था। तो जमीन की मूवमेंट जो है वो 2 तरह से होती है, एक रोटेशन होती है जो कि अपनी एक्सिस के गिर्द घूमती है, ठीक है, और दूसरी रेवोल्यूशन होती है जो कि सूरज के गिर्द ये रिवॉल्व करती है, ठीक है। तो रोटेशन से क्या होता है, रोटेशन से जो है वो डेज एंड नाइट्स बनते हैं, ठीक है। रोटेट करते हैं तो 24 घंटों में रोटेट करती है, उससे दिन और रात बनते हैं। दूसरा यहाँ पे आपने पॉइंट याद रखना है कि ज़मीन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, ठीक है। तो तकरीबन तमाम प्लैनेट्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, सिवाय वेनस के, ये हमने कल पढ़ा था। तो अर्थ भी एंटी क्लॉकवाइज ही करती है, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की जानब मूव करती है, ठीक है। तो उसके बाद ज़मीन की रेवोल्यूशन के बारे में हम देखते हैं कि ज़मीन जो है सूरज के गिर्द रिवॉल्व करती है। इससे क्या होता है, इससे ईयर्स बनती है, सीजन्स बनते हैं। तो इसका एग्जैक्ट टाइम जो हमने कल देखा था वो 65.6 बनता है, 365.6, यानी कि 365 दिन और 6 घंटे बनता है। तो हर 4 साल के बाद फिर 6 घंटे ऐड होके 1 साल बना देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद 4 साल के बाद फिर लीप ईयर आता है। लास्ट टाइम 2024 में लीप ईयर था, आपको पता है इसका, ठीक है। तो ये है ज़मीन की रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है। कुदरती आफात हैं, ये क्या होते हैं, ठीक है। तो ये खतरनाक कुदरती वाकयात होते हैं जो इंसानों, जानवरों, अमलाक और माहौल को शदीद नुकसान पहुंचाते हैं, जिनमें अर्थक्वेक शामिल है, सुनामी आ जाती है, वोल्केनोज होते हैं, ठीक है, कहीं कहत आ जाता है, फ्लड्स आ जाते हैं, साइक्लोन्स बनते हैं, टोरेंडो आती हैं, ठीक है, या कहीं जंगलों में आग लग जाती है। तो ये तमाम जो है नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इनको वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या होते हैं। अर्थक्वेक क्या है जी, जमीन के नीचे जो प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है, जो मेंटल में मौजूद होती हैं, रॉक्स में। तो
उनके हिलने से ज़मीन की सतह पे जो झटके महसूस होते हैं, इनको अर्थक्वेक वो कहते हैं, ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनका टकराव है, ठीक है। और इसके अलावा बाज़ कहीं से लावा फट जाए, ठीक है, तो उससे भी ज़मीन हिलती है, ये भी इसकी वजह हो सकती है। मिसाल के तौर पे अब 2023 में टर्की और शाम में ज़लज़ला आया था, 7.8 उसकी मैग्नीट्यूड थी। 50,000 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए थे, ठीक है। तो इसके अलावा 2022 में पक्तिया पक्तिका प्रोविंस है, सूबा है अफगानिस्तान का पक्तिका, ठीक है, पक्तिका। तो वहाँ पे भी ज़लज़ला आया था, तो 1,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे भी मारे गए। 6.1 उसकी मैग्नीट्यूड थी, ठीक है। उसके बाद है जी वोल्केनो, VOLCANO, वोल्केनो। ये क्या होता है? आतिशफ़शां जिसे कहते हैं, ठीक है। तो जब ज़मीन के नीचे जो लावा होता है, ठीक है, लावा, गैस, राख, ये जब फट के ज़मीन से बाहर आ जाते हैं तो इसको आतिशफ़शां कहते हैं, ठीक है। तो ये क्यों आता है जी? जब मैग्मा जो होता है, लावा होता है, उसका जो प्रेशर जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, तो प्लेटें जो होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स वो सिरक जाती हैं, ठीक है। एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे आ जाती है, उससे फिर ये फट के बाहर आ जाता है, ये जो लावा होता है। तो इसकी ताज़ा मिसाल है जी 2023 में मोना लोआ, ये हवाई जजीरा जो है, हवाई स्टेट है यूएसए की, मोना लोआ। तो इसमें सबसे बड़ा जो वोल्केनो है वो पूछा जाता है कहाँ है, आपने याद रखना है, मोना लोआ में है, ठीक है। MAUNA, मोना LOA, ये हवाई स्टेट में है। हवाई स्टेट किसकी है? हवाई स्टेट यूएसए की है, और ये पैसिफिक ओशन में मौजूद है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो सबसे बड़ा जो वोल्केनो है वो इधर ही है। उसके अलावा स्पेन में भी एक आया था, ला पाल्मा, ये 2021 में आया था। 85 दिनों तक यहाँ पे ये मामला होता रहा है, ठीक है, ये लावा बाहर आता रहा है। तो ठीक है, ला पाल्मा जो वोल्केनो ये स्पेन में है, और मोना लोआ जो है वो हवाई में है, ठीक है। नेक्स्ट है सुनामी। सुनामी क्या होती है? इसकी स्पेलिंग आप लिख लें, TSUNAMI, सुनामी, ठीक है। तो सुनामी क्या होती है? ये समुद्र के नीचे जब जलजला आए या आतिशफ़शानी धमाका हो, उससे बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं, ठीक है, और बड़ी तेजी से आती हैं, तो इसको सुनामी कहते हैं, ठीक है। और मिसाल के तौर पे आप देख लें, 2022 में टोंगा में एक सुनामी आई थी। इसके अलावा 2018 में इंडोनेशिया के इलाके अनक करकाटोआ, KRAKATOA, वहाँ पे भी ये सुनामी आई थी, जिससे तकरीबन 400 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए थे, ठीक है। 3 मीटर तक लहरें जो है वो ऊंची थी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो डिजास्टर है जो इसका नाम है एवलांचे, AVALANCHE, एवलांचे, ठीक है। बर्फानी तोदे जो होते हैं, ठीक है, बाज़ अचानक बर्फ खिसकती है और बहुत ज़्यादा मकदार में नीचे गिर जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है जी, पहाड़ पे जो जमाशुदा बर्फ होती है जब अचानक नीचे आती है तो उसको एवलांचे बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्यों आती है, कैसे आती है? बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो, ठीक है, या अचानक टेम्परेचर में तब्दीली आए, ठीक है, तो इससे ये हो सकती है। मिसाल के तौर पे 2023 में गुलमर्ग कश्मीर में ये एवलांचे आया था। इससे बहुत ज़्यादा गैर मुल्की जो सियाह थे, यहाँ पे टूरिस्ट आए हुए थे, वो इससे जाँ बहक हुए। 2022 में पाकिस्तान में स्वात और शांगला के इलाकों में भी ये एवलांचे आया था, जिसमें 10 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए थे, ठीक है, मुतासर हुए थे। नेक्स्ट है जी हमारे पास फ्लड्स। फ्लड्स क्या आते हैं, कब आते हैं ये? ठीक है, जब पानी अपनी जो उसकी हदूद होती है वहाँ से बाहर आकर ज़मीन पे फैल जाए तो इसको हम फ्लड कहते हैं। इसकी कई वजूहत हैं। बहुत ज़्यादा मकदार में बारिश हो जाए, दरियाओं का बंद टूट जाए या कोई डैम टूट जाए तो इससे भी सैलाब आ जाते हैं। 2010 का सैलाब जो है वो एक ख़तरनाक सैलाब था पाकिस्तान में। फिर 2022 में भी सैलाब आया, जिसमें 33 मिलियन जो लोग थे वो इससे मुतासर हुए। 1700 से ज़्यादा लोग इसमें शहीद भी हुए, ठीक है। नेक्स्ट है जी ड्रॉट, कहत। ये क्यों आता है? ठीक है, तो बारिश ना होने की वजह से पानी की शदीद कमी हो जाती है, ज़मीन खुश्क हो जाती है, ठीक है, इसको कहत कहते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी होता है, ठीक है, और पानी के गैर मुनसिफाना इस्तेमाल की वजह से भी ये ड्रॉट हो सकता है, ठीक। तो पाकिस्तान में सिंध में थरपारकर का इलाका है, ठीक है, वहाँ पे जो है मुसलसल पानी का कहत है, ठीक है, बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत भी है। इसके अलावा 2023 में स्पेन और पुर्तगाल में
पिछले 100 साल के सबसे ज्यादा बदतरीन किस्म का ये कहर आया था। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं जंगलात की आग। जब जंगलों में आग लग जाती है, ठीक है, बड़ी तेज से फैलती है, फिर इस पे काबू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसकी वजूहत ये है कि बाज़ का आसमानी बिजली गिरती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। हम इंसानों की गफलत की वजह से भी हो सकता है। जलता हुआ सिगरेट वहां पे फेंक दिया जाए या आग का इस्तेमाल किया जाए, फिर इसको प्रॉपरली खत्म ना किया जाए, तो इससे भी ये फैल सकती है। ठीक है, तो 2023 में कनाडा में ये आग लगी थी। ठीक है, ठीक है, तो उस वक्त पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में जो ब्लैक सीजन आया था, ठीक है, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में बड़ी आग लगी थी। 2023 में यूनान में भी आग लगी थी। ठीक है, तो ये भी एक नेचुरल डिजास्टर ही है। उसके बाद जी अर्बन फायर राइज में शहरी इलाकों में भी आग लग जाती है। अक्टूबर 2024 में कराची बोल्टन मार्केट में बहुत सी दुकानें जल गई। 2023 में लाहौर में कंप्यूटर का एक लैपटॉप्स का प्लाजा था, फीस प्लाजा गालबन, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। नेक्स्ट है जी हमारे पास ट्रॉपिकल साइक्लोन, TROPICAL ये समुद्री तूफान होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, तो समुद्र का पानी जब गर्म हो जाता है तो फिर इसमें एक तेज किस्म का तूफान आ जाता है, तेज हवाएं चलती हैं, बारिशें आती हैं। ठीक है, गर्म पानी से बखरात बनते हैं, प्रेशर लो होता है, तो इससे ये साइक्लोन आते हैं। 2023 में ये अरेबियन सी में ये आया था, पाकिस्तान सिंध का इलाका, बलूचिस्तान का इलाका और इंडिया में गुजरात का इलाका, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये अलर्ट जारी की गई थी कि ये यहाँ पे इससे टकरा सकता है। तो वो जो वहाँ पे साइक्लोन आया था उसका नाम था बाईपार जोए। ठीक है, अपने नाम याद रखना है, बाईपार जोए, BIPARJOY। 2023 में आया था अरेबियन सी में, इंडिया और पाकिस्तान की तरफ ये बढ़ा था। 2023 में ही साइक्लोन मोचा के नाम से बांग्लादेश और म्यांमार में आया था, साइक्लोन मोचा, MOCHA। ठीक है, तो इसमें 500 से ज्यादा लोग इसमें हलाक हुए थे। साइक्लोन के नाम मुख्तलिफ है, काम इसका एक ही है। ठीक है, तीनों में तेज हवाएं आती हैं, कम दबाव, शदीद किस्म की बारिशें शामिल होती हैं। तो इसको रीजन में मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ रीजन में मुख्तलिफ नामों से इसको पुकारा जाता है। एटलांटिक ओशन जो है, नॉर्थ अमेरिका वाली जो साइड है, वहां पे इसको हुरिकेन बोलते हैं। ठीक है, साइक्लोन को हुरिकेन बोलते हैं, ये पेपर में उसने पूछा हुआ है। ठीक है, HURRICANE। ठीक है, तो अटलांटिक ओशन जहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, तो वहां पे इसको हुरिकेन बोलते हैं। इंडियन ओशन जो है, यहाँ पे इसको साइक्लोन कहते हैं। ठीक है, और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन जो कि हमारा एशिया का बनता है, ये जापान और फिलीपीन का जो इलाके हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, वहां पे इसको टाइफून बोलते हैं, PHWN। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया जो है, जो ऑस्ट्रेलिया जो, वहां पे इसको विली विली बोलते हैं, WILLY। ये भी इसने पिछले दिनों पेपर में पूछा हुआ था। ठीक है, तो ये साइक्लोन काम एक ही है, लेकिन नाम रीजन के एतबार से मुख्तलिफ है। अटलांटिक ओशन में इसको हरिकेन बोलते हैं, इंडियन ओशन में साइक्लोन है, वेस्टर्न पैसिफिक में टाइफून है, और ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जी टोरेंडो। टोरेंडो क्या होता है? TORANDO। ठीक है, तो ये जमीन से आसमान की तरफ उठती हुई तेज रफ्तार हवा की, बड़ी तेज किस्म की हवा चलती है और गोल गदारा एक बनाती है। ठीक है, तो इसको टोरेंडो बोलते हैं। ये गर्म और ठंडी हवा के टकराव की वजह से वजूद में आती है। ठीक है, तो 2023 में ये ज़्यादातर अमेरिका में आती है। 2023 में मिसिसिपी USA में ये टोरंटो आई थी, 25 के करीब लोग इसमें मारे गए। 2022 में भी कैंचिके, KENTUCKY USA, वहां पर भी ये आई थी 2022 में। ठीक है, तो ये था कुछ नेचुरल डिजास्टर के हवाले से। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एटम क्या होता है। एटम किसी भी चीज़ का सबसे बेसिक और सबसे छोटा पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो इसके तीन बेसिक जो है वो तीन ज़रात है, इसके अलावा भी कि इसको मज़ीद भी
डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन जो 3 है वो बेसिक है इसके पार्टिकल्स। इसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और ये एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होता है। हर एटम में प्रोटॉन की तादाद मखसूस होती है, इससे एटॉमिक नंबर बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन नाम से ज़ाहिर है न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता, ये भी न्यूक्लियस में ही मौजूद होता है, ठीक है। एटम के मैस में ये इजाफा करता है। उसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन के जो आउटर शेल्स होते हैं, वैलेंस शेल्स, वहाँ पे ये गर्दिश करता है, ठीक है। और केमिकल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स ही हिस्सा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर जो है इसको Z से डिनोट करते हैं, Z से इसको लिखते हैं, ठीक है। तो एटम में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। मिसाल ले लें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। ऑक्सीजन का हमारे पास 8 है, ठीक है। तो इनके एटॉमिक नंबर है। उसके बाद जी मैस नंबर। तो मैस नंबर को A से लिखते हैं। तो मैस नंबर क्या होता है जी, एटम के जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की टोटल तादाद जो होती है वो उसका मैस नंबर होता है, ठीक है। के ऊपर मैस नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ये उसका मैस बन जाता है। उसके बाद न्यूट्रॉन्स निकालने का तरीका क्या है। न्यूट्रॉन्स निकालने का तरीका वही है जी, मैस नंबर से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें, निकाल दें। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन है, उसके हमारे पास एटॉमिक नंबर कितने हैं, उसका मैस नंबर हमारे पास 16 है, एटॉमिक नंबर उसके 8 है। 16 में से 8 निकल जाएंगे तो उसका जो न्यूट्रॉन्स हैं वो 8 रह जाएंगे उसमें, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका है उसका। उसके बाद जी आता है आइसोटोप्स। ISOTOPES, आइसोटोप्स, ठीक है। तो ये एक एलिमेंट के वो एटम्स हैं जिनमें प्रोटॉन्स की तादाद तो सेम होती है, बराबर होती है, मगर न्यूट्रॉन्स की तादाद इसमें मुख्तलिफ होती है, ठीक है। कि आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, लेकिन इनके जो मैसेज होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। तो अब तो पे हमारे पास सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, काइंडली दोबारा रिपीट कर दें। आइसोटोप, मैंने दोबारा बता दूं। आइसोटोप्स क्या होते हैं जी, एक एलिमेंट के वो एटम्स हैं जिनमें प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो बराबर होती है, मगर इसमें न्यूट्रॉन्स जो है उनकी तादाद जो है वो मुख्तलिफ होती है, ठीक है। प्रोटॉन सेम होते हैं, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती है, लेकिन इनके मैसेज जो है वो मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन की हम मिसाल ले, मेरी आवाज आ रही है अब आपको, काइंडली कंफर्म कीजिएगा, आवाज आ रही है। जी जी सर, ठीक है। सर अब आपकी ओके आवाज क्लियर आ रही है, पहले कट रही थी। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है। प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है, ट्रिटियम है। PROTIUM प्रोटियम है, इसमें प्रोटॉन 1 होता है, न्यूट्रॉन इसमें 0 होता है, मैस इसका 1 होता है, ठीक है। इसी तरह ड्यूट्रियम की बात करें, DEUTERIUM, इसमें प्रोटॉन सेम होगा, 1 ही होगा, ठीक है। न्यूट्रॉन इसमें 1 होगा, ठीक है। मैस इसका 2 होगा, ठीक है। इसी तरह ट्रिटियम है, TRITIUM, इसमें भी प्रोटॉन 1 है लेकिन मैस इसका 3 है। तो इसमें प्रोटॉन सेम है, बराबर है, लेकिन इनमें जो मैसेज है, न्यूट्रॉन्स की तादाद भी है इसमें मुख्तलिफ है, ठीक है। मैसेज भी इनके मुख्तलिफ है, ठीक हो गया। ये थे हमारे पास आइसोटोप्स। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग, ये क्या होती है, ठीक है। तो जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स आपस में जुड़कर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है, तो इनको आपस में जोड़ने वाली जो फोर्स है उसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है, ऐसे है ना। तो जब ये 2 एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो जो इनके दरमियान फोर्स है, अट्रैक्शन है, कशिश है, उसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, ठीक है, तो इसकी क्या वजह है। इसकी वजह ये है कि इनके एटॉमिक बॉन्ड मुकम्मल हों, ठीक है। इनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके वैलेंस शेल में वो कंप्लीट हो जाएं, इस वजह से ये बनाते हैं। तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होने चाहिए, तो इसको ऑक्टेट रूल भी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये स्टेबल होने के लिए, एक मुस्तहकम होने के लिए ये एटम जो है वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किनको कहते हैं जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो एटम के आउटर मोस्ट शेल में, आखिरी जो उनका शेल होता है उसमें मौजूद होते हैं और केमिकल बॉन्ड
जो बनता है वो उसमें वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद केमिकल बॉन्ड्स की कितनी इकसाम होती हैं, तो वो हम देखते हैं। हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है, जब एक एटम अपना एक या ज्यादा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे देता है, ठीक है, तो जो डोनर होता है, जो एटम इलेक्ट्रॉन देता है, उस पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव आ जाता है, और जो एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, उस पर चार्ज है वो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो दरम्यान दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये काम होता है, ठीक है, ये बॉन्ड बनता है। मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं सोडियम, जिसका हमारे पास लैटिन नेम जिसको न्यूटेरियम कहते हैं, Na से इसको लिखते हैं सोडियम को। तो जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है तो सोडियम के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव आ जाएगा, डोनर है तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो क्लोरीन है वो एक्सेप्ट करता है एक इलेक्ट्रॉन, तो उस पर चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से इनके आपस में कशिश होगी, अट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो इनसे जो इनका रिजल्ट आएगा वो NaCl, जो टेबल साल्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो वो है, ये इसका रिजल्ट है, ठीक है। तो ये आयनिक बॉन्ड इस तरह से बनता है। दूसरे नंबर पे आता है कोवलेंट बॉन्ड, COVALENT, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो जब दोनों एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, तो उससे जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। दूसरा आपने याद रखना है, इसमें ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये नॉन मेटल्स में ज्यादातर ये होता है, ठीक है। एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इसमें शेयर किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें देख लें, वाटर है H2O, ऑक्सीजन गैस है O2, मीथेन गैस है CH4। तो इसमें आपने याद रखना है, जब दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन्स शेयर करें, ठीक है, दोनों शेयर करें इलेक्ट्रॉन्स, उसमें तो एक दे रहा है, एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, इसमें दोनों शेयर कर रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड में, ठीक है। तो नॉन मेटल्स में ज्यादा होता है, जैसे वाटर है, ऑक्सीजन है, मीथेन है। उसके बाद आता है जी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम देता है, ठीक है। तो दूसरे एटम के पास खाली ऑर्बिट होता है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी मेटेलिक बॉन्ड, METALLIC, मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड जो है ये इस तरह की फोर्स करके मेटल्स को आपस में जोड़ के रखता है, इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये किस तरह से बनता है, जो मेटल्स होते हैं वो अपने एटम्स, उनके आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वो खुला छोड़ देती हैं, फ्री कर देती हैं। मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको आउटर शेल में उनको वो फ्री कर देती हैं, ठीक है। तो वो पूरे मेटल में ज्यादा ना घूम रहे होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलके इलेक्ट्रॉनों का समुंदर, इलेक्ट्रॉन सी बनाते हैं, ठीक है। तो मेटल के जो आयन्स होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उनके दरमियान और जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे होते हैं, जिनको आजाद किया होता है, जो मेटल में ज्यादा ना घूम रहे होते हैं, इनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग किस्म की अट्रैक्शन होती है, ठीक है। ये जो अट्रैक्शन होती है इसको मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो इसके नतीजे में फिर इसी की वजह से जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग किस्म की कंडक्टर होती हैं, वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी है, ठीक है। इनकी वजह से, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो उनमें शाइन आती है, ठीक है, चमकती हैं वो, और आसानी से उनको मोड़ा भी जा सकता है, ठीक है, और किसी भी सूरत में उनको डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से होता है। बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की वो ताकत होती है जिससे वो जो शेयर इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ वो खींचता है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी इतना ज्यादा वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन है, FLOURINE, ठीक है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से दूसरे को अपनी तरफ खींचता है। मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन जो है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज्यादा होती है कार्बन से, ठीक है। तो वो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींचेगा, ठीक है। पोलैरिटी इन मॉलिक्यूल, जैसे जो मैंने बोला है, अगर
दोनों एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बराबर हो तो वो नॉन पोलर होगा, अगर फर्क होगा फिर पोलर होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है जी वैन डर वाल फोर्सेस, VANDER WALS, वैन डर वाल्स फोर्सेस। ये वी किस्म की टेम्पररी फोर्स होती है जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में काम कर रही होती है। ये फोर्स उस वक्त बनती है जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो हर वक्त मोशन के हालत में होते हैं, तो थोड़ी देर के लिए फिर इनमें टेम्पररी किस्म का डाइपोल बनता है, थोड़ी सी हल्की सी इनमें अट्रैक्शन होती है, तो इनको वैन डर वाल फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, ये नोबल गैसेस जो है हीलियम, नियोन, इनमें ये होती है। ठीक है, उसके बाद आता है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हाइड्रोजन किसी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन है, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन या नाइट्रोजन उनसे जुड़ता है, तो उनके दरमियान एक खास स्ट्रॉन्ग किस्म की कशिश पैदा होती है। इस कशिश को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये बॉन्ड जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है इनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो यही वजह है कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट आप याद रखेंगे ये 100 डिग्री होता है। ठीक है, DNA के जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही आपस में जुड़े होते हैं, वो एक सीडी और घूमी सीडी की शक्ल के होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो मिसालें हैं हमारे पास वाटर है, H2O, अमोनिया है, NH3। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एग्जांपल्स है। अब कुछ छोटा सा टॉपिक है हमारा पीरियोडिक टेबल के हवाले से। ठीक है, इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल एक खास किस्म का एक टेबल उन्होंने बनाया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के लिहाज से तरतीब दिया गया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मेंडलीव्स ने इसको बनाया था, एक रूसी साइंटिस्ट था मेंडलीव्स, MENDELEEV, मेंडलीव। इसने सबसे पहले बनाया था, इसमें उसने उसको मैस नंबर के लिहाज से तरतीब दिया था, लेकिन बाद में फिर हेनरी मोजले ने इसे मजीद बेहतर बनाया और इसकी तरतीब जो थी वो उसको एटॉमिक मैस के बजाय एटॉमिक नंबर के लिहाज से इसको तरतीब दिया। तो आप याद रखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब तक जो है नोन एलिमेंट्स वो 118 है, 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इनमें से 94 जो है वो नेचुरल है, बाकी जो है वो लेबोरेटरीज में तैयार किए हुए हैं। ठीक है, आपने ये तादाद याद रखनी है, 118 है। ठीक है, तो उसके बाद पीरियोडिक टेबल के हिस्सों की बात करें तो इसमें पीरियड्स होते हैं। ठीक है, पीरियड जो है वो 7 किस्म की कतारें होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, तो पीरियड्स की तादाद इसमें 7 है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, इसमें जो ग्रुप्स हैं वो 18 है। ठीक है, ग्रुप्स हैं वो कॉलम होते हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं। ठीक है, तो वो 18 है, 18 है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में 3 किस्म के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, एक मेटल्स होती हैं, दूसरे नॉन मेटल्स होते हैं और फिर मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो जो मेटल्स हैं चमकदार होती हैं और इनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो पास कर जाती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, ये हमारे पास मेटल्स हैं। उसके बाद नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, इनमें से बिजली पास नहीं होती, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये उसकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद मेटलॉइड्स, METALLOIDS, मेटलॉइड्स, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स उनकी दरमियानी शक्ल होती है। ठीक है, इनकी मिसालें जो मेटलॉइड्स की हमारे पास सिलिकॉन है, बोरोन है। ठीक है, ये मेटलॉइड्स हैं। उसके बाद पीरियोडिक टेबल के जो ग्रुप्स हैं, अहम ग्रुप्स हैं, उनके नाम आप नोट कर लें। एल्कली मेटल्स जो है वो कौन से ग्रुप में मौजूद होती हैं? एल्कली मेटल्स जो है वो पहले ग्रुप में मौजूद होती हैं। ठीक है, साबित तौर पे सोडियम, पोटाशियम, ये एल्कली मेटल्स हैं और ये पहले ग्रुप में ग्रुप 1 में मौजूद होती हैं। ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ALKALINE, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जैसे कि मैग्नीशियम और कैल्शियम है, ये दूसरे ग्रुप में मौजूद होती हैं। ठीक है, उसके बाद हेलोजेंस जो है ये कहाँ मौजूद होती हैं? ठीक है, तो हेलोजेंस जो है ये 17 ग्रुप में है, जैसे हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है। ठीक है, ये 17वें ग्रुप में है। और नोबल गैसेस कौन से ग्रुप में मौजूद है? वो 18वें ग्रुप में मौजूद है। ठीक है, जिनमें हीलियम, नियोन और एर्गोन शामिल है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। Seer Foundation for the Blind
नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज़्ज़त कारोबार और रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।